हेलो दोस्तों, दिस इज सी सागर का सेट। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर हमें ऑडिट एसर्शंस के कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आप उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देना। एंड दैट्स द रीजन गाइस, आई एम कमिंग अप विद दिस स्पेशल वीडियो ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑडिट एसर्शंस। अभी बच्चा, ये एसर्शन क्या होता है ये तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे ही। एसर्शंस किस टाइप के होते हैं वो भी हम कवर करेंगे, एंड इन एसर्शंस का यूज कैसे करना है आप आपके एग्जामिनेशन में एज वेल एज इन प्रैक्टिकल लाइफ का छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको इन वीडियो के थ्रू डेफिनेटली दे दूंगा। सो ये सब उनके लिए भी रिलेवेंट रहेगा जो अभी आर्टिकलशिप कर रहे हैं या जिनको ऑडिट एसर्शंस का कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है वो समझना है लॉजिकली, कंसेप्चुअली एंड फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। उन सब के लिए भी रिलेवेंट रहने वाला है। अगर आपको लगता है ये वीडियो देखने के बाद कि ये एक्चुअली कुछ रिलेवेंट है एंड इसके वजह से आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हुई है, मेरा कुछ छोटा सा कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ दिस कंसेप्ट एंड बेटा प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विद दिस चैनल। आई होप आपको ये पसंद आएगा। सो अभी बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। लेट्स डिस्कस द क्वालिटी कंसेप्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, दैट इज ऑडिट एसर्शंस। यस फ्रेंड्स, सो चलो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एसर्शंस क्या होता है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूँ बेटा, XYZ लिमिटेड। ओके, XYZ लिमिटेड का ऑडिट करने जा रहा हूँ। अभी मैं जब ऑडिट करने गया तो XYZ लिमिटेड ने सबसे पहले मुझे दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मैनेजमेंट का, बराबर है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएंगे। अभी मैं अगर सिंपल सी बात करूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरा इंक्लूड होगा बैलेंस शीट। Are you guys there with me? Then second P&L स्टेटमेंट, देन आता है आपका कैश फ्लो, देन आता है आपके नोट्स एंड देन आता है आपका क्या बेटा, सोकी। सोकी क्या है सर? सोकी मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एकदम परफेक्ट। अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे बैलेंस शीट दिया मैनेजमेंट ने, मैं बैलेंस शीट पे गया एंड देखा सर ये जो बैलेंस शीट के दो कॉलम्स दिए हैं ना, एब्सोल्युटली राइट, ये करंट ईयर का फिगर है, ये प्रीवियस ईयर का फिगर है। परफेक्ट। अगर मैं बोलूँ देखो उनके बैलेंस शीट में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि सब पीपीई का बैलेंस उनके पास मार्च 20 का, अगर मैं करंट ईयर मार्च 20 ले रहा हूँ, मार्च 19 ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर, तो मार्च 20 में पीपीई का बैलेंस था लेट से 10 करोड़ का, एंड उसके पहले था बेटा 11 करोड़ का बैलेंस। मतलब क्या दिख रहा है कि डेप्रिसिएशन एंड कुछ एडजस्टमेंट्स, एडिशंस, रिलेशंस का इंपैक्ट आया है 1 करोड़ का लेसर साइड पे। क्लियर विद दिस? देन नेक्स्ट आ रहा है, अगर मैं बोलूँ इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, तो इनटेंजिबल एसेट्स रिलेट से 1.5 करोड़ का है कुछ मार्च 20 के ईयर में एज ऑन, एंड उसके बाद बेटा है मार्च 19 पे इसका बैलेंस था लेट से 1.3 करोड़। अभी ऐसे ही मैंने पूरा बैलेंस शीट देखा, ऐसे ही मैंने पूरा P&L देखा, ऐसे ही मैंने कैश फ्लोज देखे, उसके ही मैंने नोट्स टू देखा एंड बेटा मैंने ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी देखा। अभी मैं बात करूंगा बैलेंस शीट P&L लेवल पे, दो लेवल्स पे। अगर मैं बोलूँ बैलेंस शीट में, मैं देखो ये मैं था, ओके, ये मैं था इसके सागर का सेट, ओके, एंड इसके बाद मैं मैनेजमेंट के पास गया था। मैनेजमेंट को मैंने बोला सर ये बैलेंस शीट तो आपने दे दिया, अभी बैलेंस शीट में ये 10 करोड़ दिख रहा है, तो इससे मैं क्या समझूं? तो मैनेजमेंट ने एक इम्प्लाइड मुझे बोल दिया कि सर इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये 10 करोड़ का पीपीई क्या, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये हमारा 31 मार्च 2020 को, क्या बेटा 31 मार्च 2020 को हमारे एंटिटी का था, मतलब एग्जिस्ट करता था, बराबर है, एग्जिस्ट करता था। तो मैनेजमेंट ने बोला सर आपने एग्जिस्टेंस का वर्ड यूज कर लिया। वो बोले हाँ एब्सोल्युटली, मतलब सर वो आपके पास था क्या 31 मार्च को? वो बोले एग्जैक्टली सर हमारे पास वो था। मैंने बोला सर आप ये क्लेम कर रहे हो? वो बोले हाँ मैं क्लेम कर सकता हूँ, हमारे पास प्रूफ है उसके। मैंने बोला सर क्या प्रूफ है? वो बोले अरे हमने चेक किया था 31 मार्च को कि हमारे पास जो एसेट्स है वो 10 करोड़ के है या नहीं है। तो मैं बोला एब्सोल्युटली राइट सर, आप ये क्लेम कर रहे हो? वो बोले हाँ सर मैं क्लेम कर सकता हूं। तो मैं बोला ठीक है सर, तो आपने एक तो क्लेम कर दिया। मैं अगर सर बोलूं कि ये 10 करोड़ का एसेट नहीं था, आपने जो देखे वो एसेट्स के नंबर्स वेर एब्सोल्युटली राइट कि 10 एसेट्स थे 10 करोड़ के, आप ऐसे बोल रहे हो, बट 10 ही एसेट्स थे, बट वो 10 करोड़ के नहीं थे सर, वो तो 11 करोड़ के थे या वो तो 9 करोड़ के थे। मतलब उसका जो वैल्यू है ना सर, वो वैल्यूएशन में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो उन्होंने मुझे बोला सर ऐसा नहीं होगा ना, हमने तो वैल्यू भी चेक किया है, वैल्यू भी 10 करोड़ का ही है, तो सर आप ये भी क्लेम कर रहे हो क्या कि वैल्यू भी बराबर है आपका बुक्स में? तो वो बोले हाँ सर ये वैल्यू भी मैं क्लेम कर रहा हूँ कि जो 10 करोड़ है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अभी उनको थोड़ा गुस्सा आ रहा है, मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो उनको मैंने तीसरा क्वेश्चन पूछा
कि सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि किसी थर्ड पार्टी का एसेट आपके यहाँ पे आपने रिकॉर्ड किया। वो बोले सर ऐसा थोड़ी ना होगा, आप हम पे ट्रस्ट रखो। सर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूँ, मैं कैसे ट्रस्ट रख सकता हूँ ना, मुझे तो एविडेंस पे काम करना है। एंड सर दैट्स द रीजन, आप हमें बताओ ना कि राइट्स सबके पास थे क्या? क्या बोला मैंने? राइट्स सबके पास थे क्या? तो वो बोले यस सर एब्सोल्युटली, आप चेक कर सकते हो, कोई भी एसेट देख लो, ये राइट्स हमारे पास थे। सर आप इतना ताल ठोक के बोल रहे हो, ये सच में है क्या? तो वो बोल रहे हैं इम्प्लाइडली मुझे क्या, सर 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 ये 10 करोड़ का एब्सोल्युटली बराबर है, इस सब के राइट्स हमारे पास है। मैं बोला एब्सोल्युटली राइट, मतलब राइट भी आपके पास है, मतलब ये एग्जिस्ट भी करता है, इसका वैल्यूएशन भी एकदम परफेक्ट था। सर एक क्वेश्चन पूछ लो और? वो बोले ठीक है पूछ लो यार, आप स्टैट ऑडिटर हो, हम आपको कुछ नहीं बोल सकते, पूछ लो क्या पूछना है। मैंने पूछ लिया, मैंने बोला सर ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास 10 करोड़ के नहीं, एक्चुअल में कुछ ज़्यादा एसेट्स थे और आपके बुक्स में एक आधा एसेट रिकॉर्ड करना भूल गए हो। वो बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, अभी इतने बड़ी कंपनी में कैसे पॉसिबल होगा सर ये करना? तो मैं बोला सर फिर भी तो पॉसिबल है ना, एम्प्लॉयज़ का ह्यूमन एरर हो सकता है। वो बोले नहीं सर। मैंने बोला क्यों सर, इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे बोल सकते हो? वो बोले सर हमारे यहाँ प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, सब चीज़ें चेक की जाती है। मैंने बोला सर मतलब इसका मतलब क्या, अगर 11 एसेट्स पड़े हैं तो 10 एसेट्स सिर्फ रिकॉर्ड किए, ऐसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं सर, ये जो 11वां एसेट है ना वो भी हम इंश्योर करते हैं। मतलब सर आप क्या इंश्योर करते हो? वो बोले मुझे एक वर्डिंग दैट इज कंप्लीटनेस, कि जितने भी एसेट्स है ना सर वो सब हमारे रिकॉर्ड किए हुए हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं बोला एब्सोल्युटली सर ये भी क्लेम कर रहे हो? वो बोले हाँ सर ये भी क्लेम कर रहा हूँ। उनको थोड़ा गुस्सा आया और पूछे और कुछ बात करनी है क्या? मैं बोला नहीं सर अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। मैं बोला नहीं सर अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ, अभी बस रुकिए। मैं बोला एब्सोल्युटली, चलो सर अभी देखते हैं इसके आगे। बेटा तो ये जो मैंने अभी बात की ना लास्ट के 2-3 मिनट में कॉन्वर्सेशन, ये पूरा कॉन्वर्सेशन इंडिकेट कर रहा था एसर्शन को। सर इसे कैसे हो गया? अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, जो आप देख रहे हो एंड मैं, हम दोनों बात कर रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो सर ऐसे कैसे, क्या आप बातें की, क्या कॉन्वर्सेशन किया, इसका मतलब एसर्शन से क्या? तो एसर्शन तो वही है ना, एसर्शन मतलब मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट के क्लेम्स। तो बच्चा एसर्शन मीन्स मैनेजमेंट के क्लेम्स। मैनेजमेंट ने कुछ क्लेम किया, क्या क्लेम किया सर? जो क्लेम किया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एम्बॉडीड है। असेसमेंट कुछ मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशंस किए, कुछ क्लेम्स किए विथ रिस्पेक्ट टू वट एवर द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो एम्बॉडीड है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड जो ऑडिटर यूज कर रहा है। क्या सर? ऑडिटर यूज कर रहा है बच्चा फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट? आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी समझ लेना जो डेफिनेशन बोल रहा हूं उसका मतलब। पहले मैंने क्या बोला कि दीज आर द मैनेजमेंट क्लेम्स और रिप्रेजेंटेशंस, इसको क्लेम्स और रिप्रेजेंटेशंस बोल सकता हूं, विच आर एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऑडिटर यूज करेगा। इसके बाद में थर्ड वर्डिंग क्या बोला? यूज्ड बाय द ऑडिटर। एंड ऑडिटर क्यों यूज करेगा सर? टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स, possible misstatements in the financial statements। परफेक्ट, तो possible misstatements in the financial statements। ठीक है, तो ये 4 वर्डिंग्स आपने क्लियर है, 4 कीवर्ड्स आपने क्लियर है। तो ये 4 कीवर्ड्स में क्या आता है देखो, मैनेजमेंट का क्लेम्स तो आपको समझ गया कि मैनेजमेंट मुझे कुछ क्लेम्स कर रहा है। अभी ये क्लेम्स एक्सप्लिसिट हो सकते हैं या इंप्लाइड हो सकते हैं। जब मैनेजमेंट मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं हाथ में, तो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि उन्होंने सब इंश्योर की है चीजें, मतलब उन्होंने ये सब क्लेम्स भी इंश्योर कर ली है, तो ये इंप्लाइड हो गया ना बेटा। एंड दैट्स द रीजन मैनेजमेंट क्लेम्स कैन बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एंड ये किसके रिगार्डिंग है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आइटम्स है उसके रिगार्डिंग क्लेम्स दे रहे हैं, उसके रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशंस है। आई होप अभी तक तो सब एकदम परफेक्ट चल रहा है। इसके बाद में अगर मैं बोलूँ ऑडिटर इसका क्या करेगा? ऑडिटर यूज करेगा इनको, किसके लिए यूज करेगा? फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। अभी ऑडिट का एक पर्पज क्या है? ऑडिट का पर्पज है टू आइडेंटिफाई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसा कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट किन किन वजह से हो सकता है, ये भी तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम किस बेसिस पे करेंगे बेटा? तो हम करेंगे इस बेसिस पे जो मैनेजमेंट मुझे क्लेम कर रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैनेजमेंट मुझे बोल रहे हैं कि उनके पास 31 मार्च 2020 को 10 करोड़ का पीपी एग्जिस्ट करता था,
तो मतलब मैं तो स्टैट ऑडिटर हूँ, डायरेक्टली मैं उन पे भरोसा कैसे रखूँ ना। तो मुझे एक गलती क्या लग सकता है, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, क्या हो सकता है, क्या हुआ है वो बोला क्या मैंने, नो बेटा, क्या हो सकता है। अगर मैं ऐसा सोचूं क्या हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि ये 10 करोड़ का पूरा एग्जिस्ट नहीं करता था, पॉसिबल है ना। तो दिस इज नथिंग बट द पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। मैंने कैसे यूज किया, मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये जो पीपीई दिख रहा है वो मे नॉट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है जो हो सकता है। अभी ये हुआ है या नहीं हुआ है ये मुझे चेक करना पड़ेगा। अभी ये चेक करने के लिए मैं कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा जिनको मैं बोलूंगा ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ऑडिट प्रोसीजर्स जो मैं कर रहा हूं बेटा, किसके लिए, टू चेक वेदर जो मैंने पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स देखे कि जो हो सकता है गलती, ये पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स किसके बेसिस पे देखे, जो मैनेजमेंट क्लेम कर रहा है। एंड जो मैनेजमेंट क्लेम कर रहा है जिसके बेसिस पे मैंने देखा क्या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स होता है, उन्हीं को तो बोलते हैं असर्शंस, उन्हीं को तो बोलते हैं असर्शन। सो सर मतलब आपने जो अभी अभी बातें की कि मैनेजमेंट ने क्लेम किया कि ये पीपी 10 करोड़ का एग्जिस्ट करता था, तो दिस इज योर फर्स्ट असर्शन फॉर द बैलेंस शीट आइटम। क्या कि बैलेंस शीट के जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, मतलब अकाउंट बैलेंस लेवल पे जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है दैट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, वो एग्जिस्ट करते हैं। एंड इसलिए आपका फर्स्ट असर्शन आ जाता है एग्जिस्टेंस वाला। आई होप ये एकदम बढ़िया से क्लियर है। ऐसे ही जो भी मैनेजमेंट ने मुझे क्लेम किए अकाउंट बैलेंसेस के लिए रिप्रेजेंट किया, दैट इज नथिंग बट द असर्शंस एट द अकाउंट बैलेंस। एंड हर एक उस चीज से मैंने देखा क्या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। वो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट होने का जो मैंने अंदाजा लगाया, जो मैंने देखा एस्टिमेशन, उसके बेसिस पे मुझे देखना है कि एक्चुअल में वो हुआ या नहीं। एंड दैट्स द रीजन आई एम परफॉर्मिंग सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड जो मैं ऑडिट प्रोसीजर्स करूंगा उससे मुझे पता चलेगा कि जो वो क्लेम्स थे एंड जिस बेसिस पे मैं बोल रहा था कि ये गलती हो सकती है वो एक्चुअल में हुई या नहीं। आर यू देयर विथ मी। एंड ये मेरा हो जाएगा कंक्लूजन ऑडिट का। एंड इस कंक्लूजन के बेसिस पे जब मैं सारे कंक्लूजन्स कौन से सारे कंक्लूजन्स सर, पूरे बैलेंस शीट के कंक्लूजन्स, उसके बाद पी एंड एल सभी आइटम्स के कंक्लूजन्स, कैश फ्लो नोट्स, सोकी, इन सब के कंक्लूजन्स मिला के जब देखूंगा कि ये ऐसे कोई सिग्निफिकेंट है या नहीं है, फिर मेरा आएगा ऑडिट ओपिनियन। आर यू देयर विथ मी। आपको पूरा ऑडिट का एक छोटा सा क्रक्स समझ में आ गया क्या है। तो ये चल रहा है पूरा असर्शन लेवल पे ना, असर्शन लेवल पे। आई होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर। तो यही होता है आपका असर्शन का कंसेप्ट। क्या बोला मैंने, यही होता है असर्शन का कंसेप्ट, विच आर नथिंग बट द मैनेजमेंट के क्लेम्स जो एम्बॉडीड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। देखो ना, एम्बॉडीड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही बातें कर रहा हूँ, कोई बाकी बातें करूंगा ही नहीं मैं इसमें। उसके बाद में यूज्ड बाय द ऑडिटर, जो ऑडिटर ने यूज की, किस लिए यूज की सर, टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स। किसकी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स, विच माइट एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। परफेक्ट। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस मीनिंग ऑफ असर्शंस। अभी अगर मैं सर नेक्स्ट पार्ट ले लो ना, क्या असर्शंस के टाइप्स क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चा, देख लो असर्शंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। मैं लेके जा रहा हूं आपको असर्शंस के टाइप्स के ऊपर। सबसे पहला असर्शन का टाइप अगर मैं बोलूं तो हमने देखा अभी बैलेंस शीट लेवल पे, क्लियर विद दिस, बैलेंस शीट लेवल पे हमने देखा। तो बैलेंस शीट लेवल पे मैं अगर फर्स्ट असर्शन आपको बोलूं, कौन सा, अभी हमने देखा ना राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और एग्जिस्टेंस, कोई भी ले लो। फर्स्ट मैं बोल रहा हूं, चलो लेट से एग्जिस्टेंस बोलूं मैं आपको, चलो एग्जिस्टेंस। फर्स्ट असर्शन हमने देखा एग्जिस्टेंस। सेकंड असर्शन सर, सेकंड असर्शन हमने देखा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। उसके बाद में अभी आपको इसके मीनिंग बताऊंगा मैं, अच्छे से ध्यान देके सुनना, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। थर्ड में असर्शन बोल रहा हूँ, कौन सा सर, थर्ड असर्शन देख लो ना, कंप्लीटनेस। एंड द लास्ट असर्शन ऑफ अकाउंट बैलेंस, दैट इज व्हाट योर वैल्यूएशन। ठीक है, चार असर्शंस को मैं टेस्ट करूंगा अकाउंट बैलेंस लेवल पे। जब मैं अकाउंट बैलेंस बोल रहा हूं मतलब एज एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या मेरा एज एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बोल रहा हूं मैं, दैट इज माय बैलेंस शीट आइटम्स। क्लियर विद दिस। तो जब मैं कोई बोल रहा हूं कि मैनेजमेंट मुझे क्लेम कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस, तो दैट इंडिकेटिंग बेटा कि एवरी एसेट एंड लायबिलिटी, बैलेंस शीट के दो पार्ट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज एग्जिस्ट एज एट बैलेंस शीट डेट।
जिस दिन का बैलेंस शीट है उस दिन वो एग्जिस्ट करता है, दैट इंडिकेट्स व्हाट योर असर्शन ऑफ एग्जिस्टेंस। सेकेंड थिंग, जब मैं एसेट्स की बात कर रहा हूं तो इन एसेट्स के रिगार्डिंग राइट्स, इन एसेट्स के रिगार्डिंग मैंने बात की थी स्टोरी में क्या कि सर ये एसेट सब आपके ही है क्या या किसी और के तो नहीं है ना, तो उन्होंने मुझे बोला सर ये तो हमारे ही सब है, हम क्लेम कर रहे हैं, तो आपके ही सबके है क्या, मतलब एंटिटी का ही राइट्स है क्या इस एसेट्स के ऊपर। एंड जो लायबिलिटीज है बेटा, उन लायबिलिटीज के लिए एंटिटी का ही ऑब्लिगेशन है क्या जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, दैट इज व्हाट यू आर टेस्टिंग ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। क्या बोला मैंने, assertion ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। सो मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स एंटिटी के ही है क्या, मतलब वेदर एंटिटी हैज राइट्स ओवर दैट एसेट्स। एंड सेकेंड थिंग, ऑब्लिगेशंस, मतलब जो भी लायबिलिटीज है बैलेंस शीट में, उन लायबिलिटीज के लिए ऑब्लिगेशंस वो स्पेसिफिक एंटिटी का ही है ना, किसी और का तो नहीं है, ये अपने को देखना है इस पर्टिकुलर असर्शन में। यह असर्शन क्या इंडिकेट करता है, समझ गया? आई होप यू आर वेरी मच क्रिस्टल क्लियर, है ना। थर्ड थिंग, कंप्लीटनेस। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ एसेट्स है जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए, मतलब आपने क्या ध्यान दिया कि सर यहाँ पे ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। कंप्लीटनेस क्या बोल रहा है, मतलब मैनेजमेंट बोल रहा है सर जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप बैलेंस शीट में देख रहे हो ना एफएस में, वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंप्लीटली रिकॉर्ड किए हैं। ऐसा कोई भी एसेट और ऐसा कोई भी लायबिलिटी नहीं है जो एक्चुअल में तो अकर हुआ था, जो एक्चुअल में तो हुआ था बट हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, जो एक्चुअल में है हमारे पास जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता सर। ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आप बैलेंस शीट में देख पा रहे हो। परफेक्ट। उसके बाद लास्ट वन मैनेजमेंट ने मुझे बोला, सर आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा था, मैंने क्वेश्चन पूछा था देख लो कि सर ये 10 करोड़ का पीपी दिख रहा है बट एक्चुअल में 10 करोड़ का ही है क्या, या 11 करोड़ का भी हो सकता है या 9 करोड़ का भी हो सकता है, तो उसका वैल्यू अप्रोप्रिएट है या नहीं है, करेक्ट अमाउंट पे उसको रिकॉर्ड किया या नहीं। तो मैनेजमेंट ने क्लेम किया था मुझे कि सर ये एब्सोल्युटली करेक्ट अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ है। सो दैट इज व्हाट दे आर क्लेमिंग फॉर व्हाट, वैल्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट एंड लायबिलिटीज। तो ये अकाउंट बैलेंस लेवल पे उन्होंने मुझे वैल्यूएशन के लिए भी क्लेम कर दिया। अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल लूं, कभी कभी आप इसके एडिशन में एक वर्ड देख रहे होंगे, एलोकेशन। क्या बोला मैंने, एलोकेशन। अभी मैं एलोकेशन बोलूं तो सिंपल सी बात है, अपने AS2 पढ़ा है इन्वेंट्री का, आर यू गाइस देयर विथ मी, AS2 पढ़ा है, या इंडेस जिन्होंने पढ़ा है इंडेस2 पढ़ा है, इन्वेंट्री। अभी इन्वेंट्री का कॉस्ट क्या होता है, क्या बोला मैंने, इन्वेंट्री का कॉस्ट क्या होता है, every cost, whatever the cost has been incurred for that inventory to bring that inventory to present location and condition। तो जिस यूज के लिए मुझे इन्वेंट्री चाहिए उस लोकेशन को एंड प्रेजेंट कंडीशन लोकेशन को लाने तक उस इन्वेंट्री के लिए क्या क्या कॉस्ट लग रहा है वो सब मेरा उस कॉस्ट में आना चाहिए। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड अगर अपने कॉस्टिंग में पढ़ा है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर जो आपका रहता है ओवरहेड्स का चैप्टर, तो उसमें आपने पढ़ा होगा बेटा कि ओवरहेड्स क्या होते हैं, दीज आर व्हाट योर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स which are with respect to, these are expenditures which are with respect to your inventory जो आप वहाँ पे लोड करते हो। तो लोडिंग ऑफ ओवरहेड्स, आर यू गाइस क्लियर विद दिस? तो कॉस्टिंग में आपने जो पढ़ा है उसका मैं यहाँ पे कंसेप्ट ले लूंगा एंड AS2 का यूज करूंगा। क्या बोल रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास RM का इन्वेंट्री है, WIP का इन्वेंट्री है, उसके बाद में FG है। सिंपल सी बात है, कोई प्रोडक्ट बनाना है मुझे, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए बच्चा मेरा RM आएगा, ठीक है। अभी ये RM पे मैं कुछ खर्चा करूंगा, मेरे लेबर्स लगेंगे, लेबर का कॉस्ट लगेगा, तो DL डायरेक्ट लेबर, ठीक है ना, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट लगा, मुझे कोई फैक्ट्री का कॉस्ट लगा तो फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे, ठीक है। तो ये सब जो कॉस्ट लगा मुझे, इसका पोर्शन जो भी एट्रीब्यूटेबल है टू दैट इन्वेंट्री वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड इसके बाद में इसको जो एडिशनल कॉस्ट लगेगा टू कन्वर्ट टू फाइनल पैकेजिंग प्रोडक्ट ऑफ FG जो मैं सेल करूंगा, तो मेरा FG का कॉस्ट क्या आएगा बेटा, मेरा FG का कॉस्ट रहेगा ये RM का कॉस्ट, उसके प्लस मुझे जो एडिशनल कॉस्ट लगा इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस टू कन्वर्ट दैट RM इनटू व्हाट बेटा, FG थ्रू WIP। तो ये FG के कॉस्ट में पूरा एक्सपेंडिचर भी आएगा। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि जब इन्वेंट्री, अभी इन्वेंट्री की बात करेंगे, मतलब इन्वेंट्री मेरा एसेट है, अभी जब मैं इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ तो इन्वेंट्री के एसेट में जब मेरा बैलेंस शीट में कोई बैलेंस दिख रहा है FG का,
इन दैट केस वो एफजी के बैलेंस में, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ ये, तो एफजी के बैलेंस में जो भी कॉस्ट आपका ऐड हुआ है, ये जो भी आपका लोड हुआ है ओवरहेड्स, वेदर दिस ओवरहेड्स हैव बीन एप्रोप्रिएटली लोडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओवरहेड लोडिंग जो हुआ, जो कॉस्ट एलोकेशन हुआ, देख लो वर्डिंग, कॉस्ट एलोकेशन हुआ या एप्रोप्रिएट हुआ या नहीं सर, दैट इज व्हाट नीड टू बी टेस्टेड। तो मैनेजमेंट ने क्या क्लेम किया होगा, इधर इनडायरेक्टली, एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली क्या क्लेम किया कि सर जो भी इन्वेंट्री का कॉस्ट है ना, दैट इज एप्रोप्रिएट, उसमें जो भी कॉस्ट एलोकेट होना था दैट हैज बीन एलोकेटेड एप्रोप्रिएटली। इसीलिए कभी कभी इसको एक वर्डिंग ऐड किया गया वैल्यूएशन के साथ, एलोकेशन। आई होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर विद दिस बैलेंस शीट assertions। एब्सोल्युटली क्लियर हो। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज है, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू माय टेलीग्राम ग्रुप। सेकंड ऑप्शन, आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी आप पोस्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे वॉइस नोट भी भेज सकते हो एंड आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर ऑल द क्वेरीज ऑन दिस कंसेप्ट। आफ्टर दैट, अगर मैं पी एंड एल लेवल की बात करूं, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ बैलेंस शीट नहीं होता, आप बैलेंस शीट के बारे में क्यों बोल रहे हो सिर्फ? सर आ जाओ ना फिर पी एंड एल लेवल पे, तो आ जाओ सर, आ जाओ बच्चों, देख लो पी एंड एल लेवल पे बात करूंगा। सेम लॉजिक, क्या मैंने बोला? सेम लॉजिक बट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नाउ क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या बोला मैंने? ट्रांजैक्शंस, बिकॉज बैलेंस शीट में मेरा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे बैलेंस दिख रहा है। पी एंड एल में ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, जो पी एंड एल का पीरियड रहेगा, उस पीरियड में कितने ट्रांजैक्शंस हुए, इनकम्स के एंड एक्सपेंडिचर्स के, उनके लिए पी एंड एल रहेगा। तो अगर मैं पी एंड एल बोलूँ बेटा, तो पी एंड एल पे आपके क्या असर्शंस होने चाहिए, क्या मैनेजमेंट क्लेम करेगा? तो सबसे पहला मैनेजमेंट ने क्लेम किया, कौन सा? तो सबसे पहला क्लेम किया मैनेजमेंट ने कि जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए ना सर, वो ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुए। क्या बोला मैंने? तो मैनेजमेंट ने क्लेम किया कि सर ऑल द ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड एक्यूरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज व्हाट एक्यूरेसी। सेकंड थिंग, मैनेजमेंट ने मुझे क्लेम किया सर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। आप बैलेंस शीट में मुझे इतने क्वेश्चन पूछे ना, तो अभी मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जो एक्चुअल में हुआ बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया। क्या बोला? जो एक्चुअल में हुआ बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस एक्चुअल में हुए हैं वो सभी हमने रिकॉर्ड किए। ऑल द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज व्हाट योर कंप्लीटनेस। क्या बोला मैंने? कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस, क्लियर विद दिस। उसके बाद में सर मैनेजमेंट मुझे बोल रहा है, हाँ सर ये जो भी ट्रांजैक्शंस है ना, वो सभी एंटिटी के ट्रांजैक्शंस है। ये वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं जो भी आप पी एंड एल में देख रहे हो ना। लेट से आप पी एंड एल में देख रहे हो रेवेन्यू का एटम ऑफ लेट से 500 करोड़, तो ये 500 करोड़ का जो रेवेन्यू के जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, ऑल द ट्रांजैक्शंस हैव बीन अकर्ड। क्या? अकर्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, जिस पीरियड का ये पी एंड एल है। क्या बोला मैंने? तो अकरेंस, कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है सर कि जो एंटिटी का नहीं था, जो एंटिटी में अकर नहीं हुआ एंड हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद मैनेजमेंट ने मुझे बोला कि सर ये जो भी ट्रांजैक्शंस है ना, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जो बेटा आपका अगर फाइनेंशियल पीरियड देख लो, मैं अगर एग्जांपल लूँ FY 1920, क्या बोला मैंने? FY 1920 मतलब यहाँ पे गलती नहीं करनी है। 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20, अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो इन दैट केस सर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जो एक्चुअली में हमारा इस डेट को रिकॉर्ड होना चाहिए था। क्या? कि 25 मार्च को कोई ट्रांजैक्शन हुआ और हमने वो रिकॉर्ड किया 4 अप्रैल को, ऐसा नहीं होगा सर हमारे इसमें। वो क्या बोल रहे हैं कि जिस अकाउंटिंग पीरियड में, क्या बोला? जिस अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांजैक्शन अकर हुआ, जिस अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांजैक्शन अकर हुआ, उसी अकाउंटिंग पीरियड में, जिस अकाउंटिंग पीरियड में उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, उसी अकाउंटिंग पीरियड में हमने उसको रिकॉग्नाइज किया है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? तो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोला? करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में उसको रिकॉर्ड किया है, ये वो बोल रहे हैं। एंड इसी को बोलते हैं असर्शंस के नाम पे कट ऑफ। क्या बोला? कट ऑफ। क्या? कि करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया या नहीं। ठीक है, उसके बाद में बेटा आपका आता है लास्ट असर्शन। मैनेजमेंट भी परेशान हो गया एंड लास्ट वाली उन्होंने बात कर दी, क्या?
सर ये जो भी ट्रांजैक्शंस है ना, आपने पढ़ा है अकाउंटिंग में, हमें भी पता है कि सर हर साल ऑडिट होता है, हमें भी पता है कि आपके ट्रांजैक्शंस में बाइफिकेशन होता है, एप्रोप्रिएट रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो ये जो भी ट्रांजैक्शंस है ना, इनका क्लासिफिकेशन, क्या बोला मैंने, क्लासिफिकेशन इज एप्रोप्रिएट, क्लासिफिकेशन। सो अगर मैं बोलूं कि मेरे रेंट के जीएल में मेरा रेंट का ही ट्रांजैक्शन बुक हुआ है, तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली प्रॉपरली क्लासिफाइड इन द रिस्पेक्टिव जीएल्स। एंड सेकंड थिंग, जो रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस है उनको रेवेन्यू ट्रीट किया, रेवेन्यू का ट्रीटमेंट किया, एंड जो कैपिटल है उनको कैपिटल का ट्रीटमेंट किया, एप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड है, एप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड। तो इस टाइप के 5 असर्शंस, 5 क्लेम्स मैनेजमेंट ने मुझे कर दिए। समझा आपको? आई होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर। ये बात की उन्होंने ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग। मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट एक्यूरेसी, कि ऑल द ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेटली, accurately recorded in the books of accounts. Second, completeness, all the transactions, इस पे फोकस देना है, all the transactions which have occurred have been recorded in the books of accounts. थर्ड बात की मैनेजमेंट ने कि all the transactions which have been occurred, all the transactions recorded in the books are occurred and entity has that particular rights over that particular transaction। मतलब एंटिटी के ही ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो सब अकर्ड हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो ट्रांजैक्शन हुआ नहीं और हमने फेक रिकॉर्ड कर दिया। क्या बोला? जो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में तो हुआ नहीं बट हमने फेक रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा कोई भी नहीं है। एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जो आप P&L में देखोगे, ऑल द ट्रांजैक्शंस हैव बीन अकर्ड, वो सभी अकर हुए हैं। एंड उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, दोज हैव बीन रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, सही अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड किया है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाएगा क्लासिफिकेशन। वो मुझे लास्ट क्लेम किए कि सर जो भी ट्रांजैक्शंस है ना, वो एप्रोप्रिएटली क्लासिफाई किए हैं। अगर रेवेन्यू का ट्रीटमेंट आता है, उसको रेवेन्यू नेचर का आइटम है तो उसको रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, अगर कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है तो उसको कैपिटल करके ट्रीट किया, कोई गड़बड़ नहीं हुआ इसमें। ठीक है, मैंने बोला सर एब्सोल्युटली फाइन। अगर मैं इसके साथ ही मेरे डिस्क्लोजर्स पे चले जाऊं, मतलब मेरे नोट्स पे चले जाऊं, तो सर आपने वो डिस्क्लोजर प्रॉपरली दिए या नहीं, ये लास्ट वाला डाउट मेरे सामने है। तो बोले सर ये लास्ट वाला डाउट भी क्लियर कर देते हैं। जो भी आप देख रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, एक छोटा सा कॉलम करता हूं इधर, जो भी आप प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देख रहे हो ना, ऑल दिस प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स फॉलोइंग दिस असर्शन, जहां जहां पे उसको रिक्वायरमेंट है, तो जितने भी प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर करना चाहिए वो सब किए हैं, ऑल कंप्लीटनेस ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सो वैसे ही जो भी एक्यूरेटली प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर होना चाहिए वो एक्यूरेटली किया है। तो मेजॉरिटी ऑफ दिस असर्शंस आर रिलेटेड टू योर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज वेल। सिर्फ एक स्पेसिफिक असर्शन है जो सिर्फ इसके रिगार्डिंग ही बात करता है, सिर्फ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स की ही बात करता है। ये मेरा स्लाइड चला गया बट आई होप आपको सबको समझ में आ गया है। ये पॉइंट मेरा सिर्फ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करूंगा तो बेटा आ जाएगा मेरा एक स्पेसिफिक पॉइंट, दैट इज व्हाट यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंडेबिलिटी। कि जो भी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर किया है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि जो भी प्रेजेंट किया है, जो भी डिस्क्लोज किया है, वो सभी आदमियों, सभी पर्सन्स को, जो भी यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, सबको समझ में आ रहा है। आई होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर विद दिस। अंडरस्टैंडेबिलिटी फ्रॉम द लेमैन पर्सपेक्टिव, पढ़ के समझ में आ रहा है, वो प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा है एंड प्रॉपर है सब जो रिक्वायर्ड होता है। आई होप यू गाइज आर क्लियर। यही एक सेपरेट असर्शन, स्पेसिफिक असर्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, इन एडिशन टू योर कॉमन असर्शंस फ्रॉम अकाउंट बैलेंस एंड योर व्हाट दिस ट्रांजैक्शन लेवल। आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर है। अभी बस मैं 1 मिनट के लिए बात करूंगा, दैट इज व्हाट यू इनका यूज हमने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करते हैं। तो इसका यूज जैसे मैंने पहले बताया, ऑल दिस असर्शंस आर यूज्ड बाय द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स। आप जो मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करोगे उसके ऊपर से आप डिफाइन करोगे कि क्या आपके ऑडिट प्रोसीजर्स होने चाहिए, वो ऑडिट प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करोगे एंड यू विल सी वेदर दिस पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स आर एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट्स है या नहीं है, कि इन टाइप का जो गड़बड़ हो सकता था, पॉसिबल था, वो एक्चुअल में हुआ या नहीं, ये आप चेक करोगे। एंड अगर इसमें मिला मुझे कि एक्चुअल में हुआ है तो दैट विल रिजल्ट इनटू व्हाट योर एक्चुअल मिसस्टेटमेंट।
अभी ये एक्चुअल मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है ये आप डिसाइड करोगे, देन यू विल गो टू योर ऐसे 320 मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ओवरऑल अपॉर्डी लेवल मतलब अकाउंट बैलेंस, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स लेवल, एंड इस हिसाब से आप चेक करोगे आगे आपका ऑडिट का ओपिनियन कैसे रहेगा बेस्ड ऑन योर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस का कंक्लूजन। आई होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर विद दिस। सो जो भी आप ऑडिट करोगे, अगर कोई भी ये लेक्चर मेरा सुन रहा है, ये सेशन सुन रहा है फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स इन प्रैक्टिकल लाइफ, तो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे, यू हैव टू कंसीडर ऑल द ऑडिट प्रोसीजर्स बेस्ड अपॉन दिस असर्शंस। एंड उसके बारे में मैं बाद में बात करूँ स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स बच्चों, आप जब भी ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर देखोगे तो प्लीज ध्यान में रखना, मेरे नोट्स में भी मैंने एवरी बैलेंस शीट कैप्शन हो या योर P&L कैप्शन हो, आई हैव कवर्ड एवरी P&L बैलेंस शीट का आइटम का टेस्टिंग का प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू असर्शंस। असर्शन वाइज क्या प्रोसीजर्स करने हैं वो हमने देखे हैं, वैसे ही अपने आंसर्स भी पेपर में एग्जाम में जब भी लिखोगे यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू असर्शंस। कि सर जैसे कि पीपीई का टेस्टिंग के लिए आपको क्वेश्चन आता है तो पीपीई के लिए एग्जिस्टेंस के लिए क्या प्रोसीजर्स करोगे, जैसे कि फिजिकल वेरिफिकेशन, उसके बाद वैल्यूएशन के लिए क्या करोगे, कंप्लीटनेस के लिए क्या करोगे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए क्या करोगे, ऐसे आप चेक करोगे। आई होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज है तो यू कैन प्लीज लेट मी नो ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो। उसके बाद भी आप मुझे सेकंड ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली क्वेरीज पूछ सकते हो, आई विल रिस्पॉन्ड ओवर ऑल द क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स टू। आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे जब भी भेजोगे तो आप मुझे ऑडियो नोट भी भेज सकते हो, दैट विल बी मच मोर कंफर्टेबल वे, जिसमें मैं आपको अच्छे से भी बता पाऊंगा। एंड नेक्स्ट थिंग बेटा, अगर आपको सच में लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम में आया है, दिस हैज़ changed and upgraded, upskilled your knowledge with respect to this particular subject and ये concepts, तो definitely please like this video, share this video to maximum your friends and do not forget to subscribe my channel to achieve much more knowledge heights एंड बहुत आगे की जो भी वीडियोस आएंगे बेटा सबके लिए यू कैन डेफिनेटली बी इन टच विद दिस पर्टिकुलर चैनल वेयर यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स, क्वालिटेटिव कंसेप्ट्स, क्वालिटी एंड एकदम परफेक्ट क्वालिटी मिलेगा आपको। आई एश्योर यू दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके बाद आप मुझे सोशल मीडिया पे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो, ऑल द थिंग्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो। आई ऑल्सो टीच ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पर भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर स्टूडेंट्स है तो, अगर बाकी कोई देख रहा है तो डेफिनेटली वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, गिव योर 100%, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। परफेक्ट। आई होप आप सबको ये पसंद आया। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।